तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानी 24 के इस प्लेटफॉर्म पर। आज एक ऐसी कहानी का जिक्र हम करेंगे जिसमें अपराधी अपराध करने से पहले उस लाश को कैसे ठिकाने लगाना है उसकी फुल पूरी प्लानिंग करता है और पूरी प्लानिंग होने के तकरीबन 3 दिन बाद हत्या करता है। ये कहानी राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर की है। जोधपुर में एक इलाका होता है गंगाना। इसी इलाके में एक शख्स रहता है जिसका नाम होता है गुलामुद्दीन। ये गुलामुद्दीन जो है वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी बेगम जो होती है उसका नाम होता है आबिदा। ये 23 अक्टूबर 2024 को अपने घर पर एक जेसीबी बुलाता है और बाकायदा जो जेसीबी आती है उसे वो दिन दहाड़े घर के बाहर 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाता है। जेसीबी ये गड्ढा खोदती है, उसके बाद जेसीबी चली जाती है। उसके जाने के बाद ये गड्ढा आगे 2 से 3 दिन तक ऐसे खुला ही रहता है। आसपास के लोग उस गड्ढे को देख रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद गुलामुद्दीन के घर को निर्माण कार्य चल रहा होगा, इसलिए गड्ढा खुला पड़ा था। लेकिन लोगों को कहाँ पता था कि इस गड्ढे में गुलामुद्दीन किसी को दफन करने वाला है। अब दरअसल होता यह है कि गुलामुद्दीन की ट्रैकलिंग की दुकान होती है। उसी दुकान के सामने एक और दुकान होती है ब्यूटी पार्लर की। ये दुकान चलाती है अनीता चौधरी नाम की एक महिला। ये जो अनीता चौधरी हैं ये गुलामुद्दीन को पिछले 10 से 15 सालों से जान रही होती हैं। अनीता चौधरी गुलामुद्दीन को रिश्ते में अपना मुंह बोला भाई भी मानती होती हैं और गुलामुद्दीन कई बार अनीता चौधरी से छोटी मोटी हेल्प भी ले लिया कर रहा होता है। अब 26 अक्टूबर को अनीता चौधरी रोज़ की तरह अपने ब्यूटी पार्लर वाली दुकान पर आती हैं और दुकान पर आकर के थोड़ी देर ठहरती हैं। उसके बाद जो उसकी दुकान पे जो स्टाफ होता है वो उन्हें बोल के जाती है कि मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, लेकिन वो थोड़ी देर बाद नहीं आती। दोपहर हो चली थी, शाम हो चली थी, दुकान को बंद करने का समय हो चुका था, लेकिन अनीता चौधरी वापस नहीं आती। नतीजा होता है कि जो उनके स्टाफ के लोग होते हैं वो अनीता चौधरी को फ़ोन करते हैं, लेकिन अनीता चौधरी का फ़ोन है वो स्विच ऑफ होता है। अब स्टाफ को शाम हो चली थी इसलिए घर जाना था, दिन भर का हिसाब किताब भी देना था, लेकिन अनीता चौधरी फ़ोन नहीं उठाती। तो स्टाफ लास्ट में परेशान होकर के सेठ जी यानी अनीता चौधरी के पति को फ़ोन कर देते हैं कि सेठानी जी फ़ोन नहीं उठा रही है, हमें जाना है। अनीता चौधरी पूछते हैं क्या हुआ, तो स्टाफ बताता है कि सुबह तो आई थी मैडम, लेकिन वो ये बोल के चली गई कि मैं थोड़ी देर बाद आ रही हूँ, उसके बाद वो आई नहीं और फ़ोन है उसका स्विच ऑफ है। अनीता चौधरी के पति अनीता चौधरी को फ़ोन लगाते हैं तो अनीता चौधरी का जो फ़ोन उन्हें भी स्विच ऑफ ही मिलता है। अब उनके पति हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस तरीके से अनीता चौधरी कभी भी बिना बताए गायब नहीं हुई और उनका फ़ोन कभी इस तरीके से स्विच ऑफ नहीं हुआ। देखते ही देखते शाम से रात ढल जाती है, अनीता चौधरी घर नहीं आती। उनके पति परेशान हो जाते हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी परेशान होते हैं। पूरी रात बीत जाती है लेकिन अनीता चौधरी घर नहीं आती और फ़ोन स्टिल स्विच ऑफ ही था। अनीता चौधरी के पति अपने रिश्तेदारों के वहाँ, यार दोस्तों को वहाँ इधर उधर फ़ोन करके पूछताछ करते हैं कि कहीं तो अनीता का पता लगे, लेकिन कहीं पता नहीं लगता। पूरी रात बीत जाती है। उसके बाद अगला दिन आ जाता है 26 तारीख। अब 26 तारीख को जो अनीता चौधरी के पति हैं वो अपने संबंधित थाने में जाते हैं और वहाँ पर एक FIR दर्ज करवा देते हैं अनीता चौधरी के लिए। 27 तारीख को FIR दर्ज होती है। तारीख 27, 28 समय बीतता जा रहा है लेकिन अनीता चौधरी का कोई अता पता नहीं होता है। इधर अनीता चौधरी के घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उनकी कम्युनिटी के लोग, उनमें काफ़ी क्रोध गुस्सा होता है कि पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही है। इसीलिए वो लोग पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और बाकायदा पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगना शुरू हो जाते हैं। इधर पुलिस भी अपना काम कर रही होती है। इसी तफ्तीश के दरमियान पुलिस को 31 अक्टूबर के दिन एक फुटेज हाथ लगती है। वो फुटेज होती है कि 26 अक्टूबर को अनीता चौधरी हैं वो अपने ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलती हैं, एक रिक्शे को रुकवाती हैं। उनके पास उस समय एक बाकायदा बैग भी होता है और रिक्शे को रुकवाने के बाद वो कहीं चली जाती हैं। अब इस फुटेज में ज़्यादा तो कुछ था नहीं, लेकिन जो रिक्शा था उस रिक्शे के नंबर पुलिस के हाथ लग जाते हैं। इसी नंबर की वजह से पुलिस है वो रिक्शा को जो ड्राइवर होता है उस तक पहुंचती है और रिक्शा के उस ड्राइवर को पूछती हैं कि 26 तारीख को ये जो सवारी तुम्हारे रिक्शे में बैठी थी तुमने इसको कहाँ पर छोड़ा। रिक्शा का जो ड्राइवर होता है कहता है कि मैंने तो इनको गंगाना में छोड़ा था। अब पुलिस जो है जो अनीता चौधरी के पति को पूछती हैं कि अनीता चौधरी गंगाना क्यों गई थी, क्या आपका कोई रिश्तेदार रहता है। अनीता चौधरी का जो पति हैं वो शुरू में काफ़ी सोचता है और सोचने के बाद वो बताता है कि गंगाना में तो गुलामुद्दीन रहता है। कौन गुलामुद्दीन? कि वही
जो अनीता चौधरी के ब्यूटी पार्लर के सामने है। पिछले 20-25 साल से उसकी दुकान है और अनीता चौधरी उसको रिश्ते में अपना भाई भी मानती है। नतीजा होती है पुलिस है वो गुलामुद्दीन के घर चली जाती है और ज्यों ही गुलामुद्दीन के घर जाती हैं, गुलामुद्दीन का जो घर है वो गुलामुद्दीन तो घर पर नहीं मिलता, लेकिन उनकी जो बेगम होती हैं उनका नाम आबिदा होती है और वो आबिदा मिलती है। जब आबिदा से पूछताछ की जाती है तो आबिदा बताती हैं कि गुलामुद्दीन तो पिछले 3 दिनों से घर पर नहीं आया। पुलिस को शंका जो है वह यकीन में बदल जाती है कि इधर अनीता चौधरी गायब है, इधर गुलामुद्दीन भी गायब है। इसलिए ये जो पुलिस है इनकी गुलामुद्दीन की जो बेगम पत्नी होती हैं आबिदा, उनके साथ सख्ताई से पेश आती हैं। शुरू में तो जो ये आबिदा हैं इधर उधर की बातें करने लगती हैं, बात को टाल मटोल करने लग जाती हैं, लेकिन पुलिस की सख्ताई के आगे आबिदा का मुंह खुल जाता है। आबिदा बताती हैं कि अनीता चौधरी हमारे यहाँ आई तो थी लेकिन वापस गई नहीं है, हमारे घर के बाहर 10 फीट नीचे गहरे गड्ढे में दफन हो चुकी हैं। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस ने इस बार फिर से जेसीबी बुलाई और वो जेसीबी से जो आबिदा बेगम ने जो गड्ढा बताया वहाँ पर दोबारा जेसीबी से खुदाई शुरू करवा दी। ये खुदाई तकरीबन 10 फीट गहरे गड्ढे में खुदाई हो रही थी। जो कॉलोनी के लोग थे वो सब इकट्ठे हो गए थे, पुलिस भी काफ़ी थी और पुलिस की कस्टडी में बाकायदा जब वो खुदाई हुई तब 6 बड़े बड़े प्लास्टिक के बैग मिले और जब इन 6 बैगों को खोला गया तो उसके अंदर इंसानी हड्डियाँ थी और बाकायदा पोस्टमार्टम होने के बाद ये बात प्रूव हो चुकी थी कि ये अनीता चौधरी ही हैं। अब जो पुलिस हैं वो अब गुलामुद्दीन तो पुलिस की पकड़ से बाहर था, इसलिए जो गुलामुद्दीन की जो पत्नी है आबिदा उनके साथ सख्ताई से पेश आना शुरू हो गई कि आखिरकार हुआ क्या था, हमें बताओ। काफ़ी पूछताछ के बाद आबिदा बेगम टूट जाती हैं और वो पुलिस को पूरी कहानी बताती हैं। वो कहती हैं कि जो मेरा शौहर है गुलामुद्दीन, उसको है वो जुए की लत लगी हुई थी। इसी लत की वजह से हमारे ऊपर 10 से 12 लाख का कर्जा हो चुका था। लोग हमारे काफ़ी पीछे थे, हमसे पैसा वसूल करना चाह रहे थे लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन गुलामुद्दीन ने मुझे एक आइडिया दिया और वो आइडिया ये था कि ये जो अनीता चौधरी हैं ये बहुत ही ज़्यादा गहने पहनती हैं, इसको गहने पहनने का बड़ा शौक़ है और ये रिश्ते में मुझे अपना भाई भी मानती है, तो क्यों ना इस भाई मानने की यकीन की वजह से उसको घर पर आमंत्रित करते हैं और उसका मर्डर कर देते हैं। उसके बाद जो गहने हैं वो हम ले लेंगे, 10-12 लाख रुपए जो हैं वो उसका कर्जा पल जाएगा, बाकी के जो गहना एक्स्ट्रा रहेंगे वो तेरे। अब बेगम हैं वो शौहर के इस प्लान में शामिल हो जाती हैं और नतीजा ये होता है कि जो गुलामुद्दीन है वो अनीता चौधरी को बोलता है कि मेरी बेगम आपसे मिलना चाहती हैं, काफ़ी बरस हो गए, आप हमें यूँ तो रिश्ते का भाई मानती हैं लेकिन कभी हमारे घर आती नहीं है, कभी आइए ना हमारे घर। इसी निमंत्रण की वजह से अनीता चौधरी गलती कर बैठती है और गलती क्या होती है कि 26 अक्टूबर को गंगाना ये गुलामुद्दीन के घर चले जाना। उसने बताया कि अनीता चौधरी हमारे घर आई थी, हमने उनको शरबत पिलाया था और शरबत पीने के बाद अनीता चौधरी हैं वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद गुलामुद्दीन अपना चूरा निकालता है और चूरा निकालने के बाद अनीता चौधरी का गला रेत लेता है। अनीता चौधरी मर जाती हैं। उसके बाद बड़ी ही बेरहमी से एक अधेड़ उम्र की महिला को 6 हिस्सों में अलग अलग काट दिया जाता है, यानी अनीता चौधरी के 6 टुकड़े कर लिए जाते हैं। 6 टुकड़े करने के बाद जैसा कि गुलामुद्दीन ने इस पूरे मर्डर करने से पहले पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग कर दी थी कि कैसे इसको लाश को ठिकाने लगाना है। इसी प्लानिंग के तहत इसने सबसे पहले गड्ढा खुदवा दिया था और बड़े बड़े प्लास्टिक के बैग ला दिए थे और बहुत सारी इत्र की शीशियाँ ला दी थी। अब वो बड़े बड़े प्लास्टिक के बैग हैं, उस बैग के अंदर अनीता चौधरी को 6 अलग अलग हिस्सों में काट के पैक कर देता है। ये हत्या दोपहर के करीब करता है और पूरे घर में इत्र छिड़क देता है, खून वगैरह सब साफ कर देता है। पूर्णतया सबूत मिट चुके थे, बस अब सबूत थी वो 6 थैलियाँ जिनको ठिकाने लगानी थी। लेकिन दिन था, लोगों की आवाजाही थी, इसलिए ये लोग डर रहे थे। तो ये दिन भर इंतज़ार करते रहे मर्डर होने के बाद कि कब शाम हो, कब रात हो, कब ये मोहल्ला पूरा शांत हो और उसके बाद जो 10 फीट बार खड्डा खुदवाया है उसमें ये अनीता चौधरी के जो टुकड़े हैं वो डाल दिए जाए। अब आधी रात हो चली थी। आधी रात को जो गुलामुद्दीन ने खुद ये जो 6 जो टुकड़े हैं अलग अलग जो बड़े बड़े प्लास्टिक के जो बैग थे वो उस 10 फीट गहरे गड्ढे में डाले। जो इत्र की शीशियाँ थी वो सारा इत्र वहाँ उड़ेला ताकि उसकी बदबू से लोगों को शंका नहीं हो। और 10 फीट गहरा गड्ढा रात के अंधेरे में ये गुलामुद्दीन भर देता है। और उसके बाद गुलामुद्दीन अपनी बेगम आबिदा के साथ उसी घर में आगे तकरीबन 2 दिन तक रहता है। 2 दिन तक रहने के बाद गुलामुद्दीन कहीं चला जाता है।
अब पुलिस और फुटेज खंगालती हैं तो पुलिस को एक और फुटेज मिलता है जिसमें गुलामुद्दीन व्हाइट कलर की एक्टिवा लेकर के जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा होता है और उससे पूर्व किसी दुकान पर एक बैग को भी खरीदता है। तो पुलिस को शंका होती है कि क्यों ना ये जोधपुर छोड़ के कहीं और चला गया है, इसलिए पुलिस है वो अलग अलग टीमें गठित करती है और पुलिस की एक टीम गुजरात और एक टीम महाराष्ट्र की तरफ उसको ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर आबिदा है वो पुलिस की के गिरफ्त में थी और ये जो सारी कहानी है वो दुनिया के सामने आ चुकी थी। इसी दरमियान ये जो गुलामुद्दीन है अपना फ़ोन थोड़ी देर के लिए स्विच ऑन कर लेता है तो पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाती है साउथ मुंबई के किसी घर में। वहाँ से गुलामुद्दीन को गिरफ्तार करके जोधपुर ला लिया जाता है। मियाँ बीवी दोनों जेल में थे। हालांकि गुलामुद्दीन इसी दरमियान बार बार अपना बयान बदलता रहा, ये इनकी बेगम है ये भी बयान बदलती रही, लेकिन फिर भी ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। इधर जो अनीता चौधरी हैं उसके परिवार के लोग, उसके कम्युनिटी के लोग पुलिस की जांच से खुश नहीं हैं, इसलिए ये काफ़ी उन्होंने आंदोलन भी किया, सीबीआई जांच की मांग भी की और बाकायदा पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगे। लेकिन ये दोनों अभी वर्तमान की स्थिति ये है कि गुलामुद्दीन आबिदा ये दोनों जेल में हैं और ये मुकदमा चल रहा है। अब आज की कहानी तो इतनी ही थी। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर प्रकट कीजिएगा और जानने से पूर्व आप हमारी मेहनत को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी इस कहानी को आप फेसबुक वाले पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा ताकि इसी तरह की जो कहानी है आपको सुनने को मिले। और जानने से पूर्व आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।